कहते हैं समय को थोड़ा समय दो, समय तुम्हारा समय बदल देगा। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बेसिकली आपने जो भी अभी तक 6 चैप्टर के वीडियोस आपने देख लिए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारा जो 7 चैप्टर है पूरा बेसिकली डिपेंड है चैप्टर 6 पे। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ वो क्लासेस से गो थ्रू हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। वेरी ऑनेस्टली और वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। विदाउट उस चैप्टर को पढ़े हुए आपको ये चैप्टर कवर अप नहीं होगा। सो प्लीज़ वो क्लासेस से गो थ्रू हो जाइएगा। आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 7 जो है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो अभी तक जो हमारा 6 चैप्टर था उसमें हमने ये देखा कि भू आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक प्रक्रिया कैसे बनती है। उसमें हमने बलों की बात की थी, अंतर्जनित और बाह्य जनित बल थे जिसकी वजह से भू आकृतियों का क्या हो रहा है, निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें हमने अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, वृहत संचलन पढ़ा था। उसको हम हल्का सा ब्रीफ रिकॉल करेंगे क्योंकि आगे जो हमारा चैप्टर 7 है वो इसी पे बेस्ड है। जो हमारी कॉन्सेप्ट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं उसी के बेस्ड हमारे पॉइंट चलेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे चैप्टर की तो ये 3 पॉइंट्स पे ही डिपेंड रहेगा। अपर्दन से बनने वाली भू आकृतियां, पहला है आपका अपर्दन, दूसरा है आपका अपक्षय, तीसरा है आपका निक्षेपण। चलिए हम इसको प्रोसेस में ले लेते हैं, एक सीक्वेंस में डालते हैं। अपक्षय, दूसरा आपका वृहत संचलन, तीसरा है आपका निक्षेपण, अपर्दन, चौथा है आपका निक्षेपण। मैं आपको वापस ये चीज़ याद दिला रही हूँ क्योंकि जो हमारा चैप्टर 7 है वो इसी पे बेस्ड है। इन्हीं से बनने वाली स्थिराकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अपर्दन, निक्षेपण, वृहत संचलन, अपक्षय, ये क्या होता है अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमें देखिए, ये हमारा पर्वत है। अपक्षय का मतलब ये होता है कि जो भी गतिविधि होती है, होने वाली हलचल, जो कहाँ से होगी, आपकी बल के द्वारा, भूगर्भीय बल, भूगर्भीय बल होगा आपका। ये हलचल जो होगी या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, और एक हमारा ढाल प्रवणता। इनकी वजह से एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चट्टानों का विखंडन होता है। चट्टानों के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है, जो एक जगह पे एकत्रित होती है, एक स्थान पर एकत्रित, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है अपक्षय। जैसे कि ये पदार्थ का यहाँ से टूटकर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना, स्लोप ढालों की प्रवणता से वो नीचे आकर इकट्ठा हो जाना, ये हमारा होता है अपक्षय। वृहत संचलन क्या होती है, ये तेज गति की प्रक्रिया होती है। तेज गति की प्रक्रिया है हमारी। इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम बात करें तो इस गति के अकॉर्डिंग एक तेज गति का फ्लो होता है, जिसमें ना तो वायु, जल के वेग को भी साथ, वायु जल के वेग के साथ ये एक साथ हो जाता है और बहुत छोटी प्रक्रिया होती है, ये कम समय की होती है, कम अवधि की होती है, जिसमें मलबा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि भूस्खलन,
प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये हमारा हो जाता है वृत्त संचलन। जैसे कि ये हमारा पर्वत है, इसका पूरा मलबा यहाँ से एक साथ टूटकर एक साथ टूटेगा, एक साथ पूरा अलग हो जाता है। ये थोड़ी सी धीमी गति की प्रक्रिया हम कह सकते हैं, धीमी, ज़्यादा धीमी भी नहीं, लेकिन एक गति इसमें और इसमें गति का ही डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं अपर्दन की। अपर्दन का माध्यम ये होता है, अनाच्छादन की ये प्रक्रिया है। ये सभी अनाच्छादन की क्रियाएं ही हैं, अनाच्छादन। इन अनाच्छादन की क्रियाओं में ये 4 क्रियाएं प्रमुख रहती है, अपक्षय, वृत्त संचलन और अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन की जो प्रक्रिया रहेगी, ये प्रक्रिया आप समझिएगा वायु द्वारा, वायु, जल, नदी द्वारा एक स्थान से अपक्षय के पदार्थों को, अपक्षय के पदार्थ, अपक्षय के पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करा देना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है अपर्दन। और अब निक्षेपण क्या होता है? अपर्दित पदार्थ जहां पर इकट्ठा होते हैं वे निक्षेपण। वो हमारा क्या कहलाएगा? निक्षेपण। जैसे कि ये अपक्षिक मलबा है, ये हवा द्वारा इस स्थान से इस स्थान पर इकट्ठा किया गया, तो ये प्रक्रिया तो कहलाएगी अपर्दन और ये हमारी कहलाएगी निक्षेपण। इकट्ठा होना, जिस स्थान पर ये इकट्ठा होती है उसको हम कहते हैं निक्षेपण। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो अभी तक जो हमने देखा अनाच्छादन के ये चारों प्रोसेस, अब इनके द्वारा कैसे स्थलाकृतियां बनती है, नदियों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा। तो अपर्दन और निक्षेपण, इन दोनों की स्थिति जब होती है, यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया में भी काफ़ी सारी आकृतियां बनती है, और यहाँ से नीचे की तरफ जाने में भी काफ़ी सारी आकृतियां, जैसे निक्षेपण होता है उस स्थान पर भी आकृतियां बनती है। अब ये आकृतियां कैसे बनती है आप समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। एक है हमारा अपर्दन, इसके कारक हो जाएंगे। अब आप समझिए कि आकृतियों के कारक कौन कौन से हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट से, माइंड से सोचिए कि अगर आकृतियां बन रही है, जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, वो किन किन कारणों की वजह से हो रहा है, उनमें बनाने में प्रमुख कारण कौन से हैं? कारक। अपर्दन होता है या निक्षेपण होता है, इन सभी आकृतियों को बनाने में प्रमुख कारण होते हैं जल, हिमानी, वायु, प्रमुख कारण हम ऐसे मान सकते हैं कि जल के द्वारा एक निक्षेपण होता है या अपर्दन होता है, हिमानी के द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इनकी गति, ये गति वाले कारक हैं। तापमान हो जाएगा आपका, तापमान की प्रक्रियाओं के द्वारा भी आपकी स्थलाकृतियों में भूमिका रहती है, जैसे कि सूर्य की ऊर्जा की वजह से ऊष्मा का संचरण होता है। इसी के साथ आपका ऊर्जा, एक बल लगता है, बलों के कारण
अभी तक जो भी हमने पढ़ा उनके बारे में हम इनके कारकों को मान सकते हैं कि जो भी आकृतियां बनती है उनके प्रमुख कारक ये हो सकते हैं। तो अब पर्टिकुलर जो जो कारक बन रहे हैं उसमें अपर्दन में भी कारक बन सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई मलबा यहाँ इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उस स्थान को एक शेप दे सकता है, उस स्थान को खाली करके एक नई प्रक्रिया बना सकता है। तो इस पोजीशन को भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या बनेगी, आकृतियां बनेगी। और जहाँ पे ये मलबा इकट्ठा हो रहा है उसके निक्षेपण में भी स्थलाकृतियां बनेगी। तो अपर्दन और निक्षेपण की प्रमुख दो आकृतियां बनती है। अपर्दन की कौन कौन सी आकृतियां बनेगी और निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनेगी, जैसे कि जल के द्वारा अपर्दन होता है, एक स्लोप के द्वारा, ढाल के द्वारा जब वो हिस्सा बिखर कर टूट कर उसके साथ बह जाता है तो उस स्लोप के समय कौन सी आकृतियां बनती है, घाटियां बनती हैं, कई सारी आकृतियां कैसी बनेगी, जैसे गर्त बन जाएंगे, झीलें बनेगी, डेल्टा बनेंगे, घाटियों का निर्माण होगा, पहाड़ियाँ टूटकर अलग अलग शेप बनेंगे, बहुत सारे विसर्पाकार, सांप के आकार की विसर्प, और अगर हम गोखरू को कहें, गोखरू झील के हिसाब से गोखरू घाटी, तो अलग अलग प्रकार के शेप और आकृतियां हमें देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम उसी के आकृतियों के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कैसे प्रकार की आकृतियां बन सकती है। तो अपर्दन और निक्षेपण की आकृति अब आप समझ जाइएगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया कि अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। अब आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया है, आई एम 110% श्योर आपका ये चैप्टर बहुत आपको यूनिक लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स के साथ साथ काफ़ी पॉइंट्स एंड टर्म्स और कंडीशंस इतने स्ट्रॉन्ग है, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम बेसिक कोई चीज़ समझ जाते हैं तो उसको अच्छे से याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये अभी तक का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। देखिए हमें जो आकृतियां दिखाई दे रही है, आपको अलग अलग प्रकार की आकृतियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक क्षेत्र में है जो समतल है लेकिन इसका कुछ क्षेत्र ऊपर उठा हुआ है, तो ये आकृतियां कैसे बनी है। ये हमारा जैसे कि ठंडा मरुस्थल है, ये हमारा शुष्क क्षेत्र है। तो इन आकृतियों का, जैसे कि एक क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, आकृति बन गई है। इन आकृतियों का निर्माण, जैसे ये मशरूम आकार की चट्टान है जो नीचे अपर्दन की वजह से इस क्षेत्र में कटाव हो गया है, और ये नीचे वाला क्षेत्र टूट टूट के बिखर के अलग होकर एक मशरूम आकृति ले लेता है। तो ये आकृतियां कैसे बनती है, इनका ओरिजिन और इनकी पूरी प्रक्रिया हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते चैप्टर की तरफ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चैप्टर में। पृथ्वी की धरातल पर निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। तो जो भी अपक्षय की प्रक्रिया हो जाती है, उसका खंडन हो जाता है, उसके बाद अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें भूमिगत के जल और बाहर जो प्रवाहित होता है नदियों द्वारा, झीलों द्वारा, ये जल, और उसी के साथ वायु और हिमनद, जो बर्फीली पहाड़ियां हैं या बर्फीली नदियां हैं, वो इसमें भूमिका निभाती है। जैसे कि समुद्र की तरंगे, जैसे जिस किसी स्थान पे समुद्र की लहरों का तेजी से उठना वहाँ के स्थानों को विपरीत कर देता है। चट्टानों का, जैसे आपको पता होगा, आप अगर समुद्री इलाकों में गए होंगे तो वहाँ आपको कई सारी रॉक्स दिखाई देती है, और उसके बीच में एक आकृति, एक शेप धीरे धीरे अपरदित होकर एक चट्टान का एक गेट जैसी आकृति भी बन जाती है समुद्र में। जब आप देखेंगे, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो प्लीज़ एक बार विजुलाइज कीजिएगा, या आप नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पर भी देख सकते हैं कि समुद्र में जो भी पर्वत पठारों की आकृति अलग अलग शेप की हो जाती है, एक पूरा एक गेट के आकार के जैसा मरखम बन जाता है। तो इन आकृतियों की क्रियाओं और प्रक्रियाओं में ये भूमिका रहती है तरंगों की। बार बार समुद्री जल उन चट्टानों से टकराता है, जिससे क्या होता है, वो उसका निक्षेपण अपर्दन शुरू हो जाता है। अपर्दन से वो धीरे धीरे कटकर एक नई आकार ले लेती है। तो इनमें ये भूमिका निभाते हैं। आप ये जानते हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का ही परिणाम है। निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में क्या होता है, परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियां तथा अनेक विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। अब पृथ्वी की जो भूमि की जो आकृति है उसे हम भू आकृति कहेंगे। अगर हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आकार क्या होता है, छोटे से माध्यम आकार को भू आकृति या भूखंड कहते हैं, और बहुत सारी भूखंड मिलकर जो एक आकृति बनाती है उसे हम भू आकृतियां कहते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से माध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भू दृश्य क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप ही से किया जा रहा है कि अगर पृथ्वी के छोटे छोटे आकारों को हम भू आकृति कहेंगे तो भू दृश्य क्या होगा। तो भू दृश्य से तात्पर्य ये होगा कि जितने भी छोटे छोटे भू आकृतियां हैं उनको एक विजुअलाइज एक आकृति के रूप में जब हम देखते हैं, वो दृश्य हमारा भू दृश्य कहलाता है। बहुत सी
बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति को अपने भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू क्रियाएं प्रक्रियाएं अनेक कारकों द्वारा निर्मित होती है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण से उनके आकार बनने में एक लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों को एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति, प्रकार, प्रकृति में भी बदलाव आता है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होती है। तो जिसका तात्पर्य यह है कि भूखंड पर बनने वाली छोटी छोटी आकृतियां, चाहे वो पर्वतों से हो, चाहे मैदानों में हो, चाहे स्थल खंडों के कोई भी भाग में हो, तो उन भाग से बनने वाले छोटे छोटे शेप और आकार को हम क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं, जो हमारे महाद्वीपीय और महासागरीय भूपर्पट्टी पर मौजूद रहते हैं। तो इन्हीं भू आकृतियों से संबंधित सारा दृश्य क्या कहलाता है? हमारा भू दृश्य कहलाता है। और इसमें पर्टिकुलर एक धीमी प्रक्रिया की गति होती है। ऐसा नहीं है कि आज एक चट्टान टूटी और इसने एक नया शेप ले लिया। कुछ ऐसी गति होती है जो धीमी प्रोसेसिंग में भी काम करती है और कुछ फास्ट फ्लो में भी रहती है, जैसे कि भूस्खलन से एक आकृति का बदलाव, पूरा टूटकर बिखर जाना। तो इन चीज़ों से भी कई स्थान में परिवर्तन भी होता है और कई क्षेत्रों में और कई स्थलाकृतियों में भी बदलाव होता है। स्पेशली हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया का, अगर मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे हैं कि नहीं बच्चों को ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, तो मैं बेसिकली बता देती हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, ऑनलाइन स्कूल इंडिया का हमारा एक पर्टिकुलर ऐप है जिसका लोगो आपको विजुलाइज हो जाएगा। आई थिंक इसमें होना चाहिए, नहीं है, कोई नहीं। इसके लोगों की आप जब यूट्यूब पे भी इसका सर्च करेंगे तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया जैसे ही आप डालेंगे, आपको फर्स्ट जो चैनल दिखाई देगा वो हमारा ही होगा। आप उस चैनल पे जाके हमारे जितने भी प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस ई नोट्स हमारे और जितने भी डाउट्स क्लासेस और पीडीएफ क्यूज भी हमारे ऐप पे उपलब्ध है, तो आप जाके हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उनको भी इस क्लासेस का बेनिफिट मिले, ये आप पूरी कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ स्टूडेंट कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में एक अच्छी क्लासेस आप उनको दें और जो भी आपके लिए वैल्यूएबल है उनके लिए भी वो हेल्प करें। ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया हमारा चैनल है और स्पेशली हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बेनिफिट उसका ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं के प्रक्रियाओं के द्वारा भी भू आकृतियों में रूपांतरित होती है। विकास का यह अर्थ यह है कि भूतल के एक भाग में एक भू आकृति और दूसरे भाग में एक दूसरी भू आकृति एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। विकास यानी डेवलपमेंट इन द सेंस के एक क्षेत्र में कई आकृतियां बदलती है, दूसरे क्षेत्र में कई आकृतियों का निर्माण भी होता है। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है ये जलवायु संबंधी बदलाव भी होते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर बनते हैं, या जैसे कि अगर हम समुद्री तटीय क्षेत्रों की बात करें, वहां आपको स्थलाकृतियां अलग दिखाई देगी। आप शुष्क मरुस्थल प्रदेश की तरफ जाएंगे, वहां आपको स्थलाकृतियां बिल्कुल विपरीत दिखाई देगी, जिसका कारण कहीं ना कहीं क्या है? हमारा क्लाइमेट है। आई होप क्लाइमेट वाली जो पोजीशन मैंने आपको समझाई थी अब आपको अच्छे से याद हो गई होगी और उसका प्रभाव भी आप समझ पा रहे होंगे। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक जो भू आकृतिक है उनके इतिहास और समय में उसका परिवर्तन होता है, एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं जैसे कि युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था से की जा सकती है। तो भू आकृतियों के विकास में दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? अगर हम भू आकृतियों की बात करें, इसके विकास की क्रम की बात करें, तो हर एक क्षेत्र का एक पर्टिकुलर एक कालक्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। जैसे हमने मृदा निर्माण के बारे में पढ़ा था, उसके कारकों के बारे में पढ़ा था, तो एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसी प्रकार से इन स्थलाकृतियों के बनने में भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रियाओं में 3 अवस्थाएं इसकी मानी गई हैं, एक उसकी युवा अवस्था, एक उसकी प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था। क्योंकि देखिए नदियों के ओरिजिन जहाँ से होता है, नदियों के बहाव की वजह से अपर्दन होता है, अपर्दन की अवस्थाओं से स्थितियाँ बनती है और स्थितियों की वजह से क्या होता है? इन आकृतियों का निर्माण होता है। तो इन्हीं अवस्थाओं में ये 3 पर्टिकुलर स्टेज, इसका हम ये कह सकते हैं इन स्टेज से गुजरकर इन आकृतियों का निर्माण होता है। अब प्रवाहित जल क्या होता है? प्रवाहित जल से आप सिंपल कॉन्सेप्ट को समझिए, बहने वाला जल। जस्ट अ मोमेंट।
प्रवाहित जल हमारा होता है बहने वाला जल, जो पर्टिकुलर आपका आंतरिक जल भी होता है। और इसमें अगर हम कहें कि जो नदियों द्वारा दो प्रकार के इसके तत्व रहते हैं, आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये जल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नदियाँ और जहाँ बारिश होगी तो वो जल प्रवाह करेगा। और शुष्क क्षेत्रों में वहाँ आपको थोड़ी बहुत झीलें वगैरह दिख सकती है या तालाब दिख सकते हैं, जो भी बारिश की वजह से वहाँ पे स्थिर हो सकते हैं। तो प्रवाहित जल का मतलब हम ये समझ सकते हैं जहाँ पे फ्लो हो रहा हो वाटर का, तो ये हमारा रहता है प्रवाहित जल। इसमें प्रमुख भू आकृतियां बनती है, क्योंकि प्रमुख कारक यही है, अगर नदियों के द्वारा बार बार इरोजन किया जाएगा एक स्थलाकृतियां ऑटोमेटिक बनेगी। क्योंकि अगर हम वायु की बात करें, वायु के ड्राई रीजन्स में स्पेशली आकृतियाँ बहुत कम बनती है, और जितनी भी बनती है वो हवा के द्वारा ही बनती है। लेकिन जहाँ पे आर्द्र प्रदेश हैं, जहाँ पे नमी की मात्रा अच्छी है या पर्वतों की संख्या अच्छी है और वहाँ पे नदी और बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अपर्दन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो प्रवाहित जल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए होंगे कि जल का और वायु का अपर्दन से क्या संबंध है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जल ही रहता है, क्योंकि इसी क्षेत्रों में पर्वत ज़्यादा होते हैं और स्पेशली उसमें अपर्दन की क्रिया भी तेजी से होती है। और इसी कारणों की वजह से प्रवाहित जल को दो तत्व हैं, जिसमें पहला तो ये है कि धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह जल, दूसरा रेखीय प्रवाह के रूप में घाटियों में, नदियों की सरिताओं के रूप में। एक तो आपका स्थिर जल धरातल पर जो है आपका स्थिर जल के रूप में, दूसरा आपका प्रवाहित जल जो कि बहता है नदियों और घाटियों के रूप में। क्लियर? प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों का आक्रामक युवा अवस्थाओं से संबंध है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहते हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के माध्यम से धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तो सिंपल सा है, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा, देखिए ये अब पर्वत है, अगर हम एक कॉन्सेप्ट को समझें, ये हमारा पर्वत है, यहां से किसी नदी का इरोजन हो रहा है या नदी का उद्गम हो रहा है, इरोजन सॉरी, यहां से नदी प्रारंभ हो रही है। इस नदी के उद्गम की, देखिए नदी की भी तीन अवस्था है। आप पहले नदी की अवस्था को समझ लीजिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं प्रवाहित जल को। पहला इसकी अगर हम प्रौढ़ अवस्था की बात करें, नवीन अवस्था या युवा अवस्था, दूसरी आपकी इसकी रहती है प्रौढ़ अवस्था, तीसरी आपकी रहेगी वृद्ध अवस्था। अब इन अवस्थाओं की अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो नवीन अवस्था जहां से नदी प्रारंभ होती है, देखिए आप भी अगर अभी टीनेजर हैं, आप यंग एज में हैं, आपके अंदर कितनी सारी एनर्जी रहती है। जैसे युवा को हम वायु कहते हैं, अगर उल्टे बात करें वायु, युवा का विपरीत क्या होता है, वायु। तो युवा में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, यूथ में बहुत ज़्यादा, आज हर एक फील्ड में भारत डेवलपिंग है और स्पेशली भारत में की जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। तो कंपटीशन के लेवल पे भी अगर हम देखें तो कितने बच्चे हर साल 12th देते हैं, 10th देते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ये एनर्जेटिक टाइम रहता है। उसी प्रकार से नदियों में भी एनर्जी रहती है जब नदी फ्लो में रहती है, यानी जब उसकी नवीन युवा अवस्था आती है, उस टाइम नदी एक बहुत हाईली एनर्जेटिक फ्लो से बाहर निकलती है। और स्पेशली क्योंकि ये इसका उद्गम क्षेत्र, देखिए नदियों का इरोजन कहाँ से होता है, आप सिंपल से समझिए, बर्फ होता है, बर्फ पिघल कर ही नदी बनता है। जल आता कहाँ है, नदियों का जल कहाँ से आता है, नदियों का जल आता है हिम से, बर्फ से। जैसे ही नदियाँ पिघलेगी, वो पर्वतों से अपने पिघल कर वहाँ से नदियों का एक बहाव बनेगा, जैसे कि उसका उद्गम क्षेत्र होगा, और वहाँ से निकल कर ये क्या करेगी, ढालों से बहती हुई मैदानों की तरफ प्रवेश करेगी। और जहाँ मैदानों से इसकी अवस्था होती है, उसकी अवस्था कहलाती है प्रौढ़ अवस्था। तो उस समय जहाँ नदी निकलती है पर्वतों से, या नदी के उद्गम के समय उद्गम की अवस्था होती है, नदी के उद्गम की अवस्था, नदी के उद्गम की अवस्था कौन सी होती है, नवीन अवस्था होती है। ठीक है। उसके बाद जब हम प्रौढ़ अवस्था की बात करते हैं, प्रौढ़ अवस्था से तात्पर्य होता है जब नदियां क्या करती हैं, मैदानों में प्रवेश करती हैं, और उसके साथ तो वो ढाल से निकलती है, ढाल से निकलकर
हमने मृदा के बारे में जब पढ़ा था तो हमने यही कहा था कि मैदानी क्षेत्र हमारे ज़्यादा उपजाऊ क्यों होते हैं पर्वतों के बदले। पर्वतों में ज़्यादा मृदा का जो बहाव होता है वो जल की वजह से नीचे की तरफ आता है। ढाल होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और हमने ढाल प्रवणता इसीलिए पढ़ी थी पहले, जिससे हम समझ पाएं कि वो जो सारा क्षेत्र है वो नदियाँ बहाकर अपने साथ लेके एक मैदानी प्रवेशों में प्रवेश कर देती है, जिसकी वजह से मृदा जो है हमारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। क्लियर? बहुत सिंपल वे से हम पढ़ रहे हैं बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को हम हमारे माइंड में सेट करके चल रहे हैं। आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालिए। विदाउट आपके डाउट आए मैं यही समझूंगी कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है, और स्पेशली अगर आपको समझ भी आ रहा है तो उसके लिए आप थंबनेल प्रेस कर सकते हैं, और स्पेशली हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन और उसी से हमें आइडिया लगता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं तो अपने कॉमेंट्स में पॉजिटिव रिव्यूज भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो नदियों का जो प्रवाह रहता है उसकी तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी क्या होती है, जब ये मैदानों में प्रवेश करती है ये उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है। वृद्धा अवस्था जहां नदी क्या करेगी, डेल्टा करके समाप्त हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं अलग अलग तंत्र बना लेगी। अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाह होकर ये क्या करेगी, एक जगह पे इकट्ठी होकर ये समुद्र में गिर जाती है, समुद्र में जाकर विलीन हो जाएगी। उस समय भी ये बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाती है, क्योंकि जब ये डेल्टा का निर्माण करती है तो अपने साथ जितने भी मलबा लेके ये साथ में आती है, जितने भी पदार्थ अपने साथ लाती है, तो एक क्षेत्र में जहाँ इकट्ठा करती है नदियों का प्रवाह यहाँ पे बहुत धीमा हो जाता है। क्योंकि आपको खुद पता होता है जब हम टीन एज में होते हैं, यंग होते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी रहती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे अंदर भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और इवन हम लास्ट ओल्ड एज में चले जाते हैं तब तक तो हम जंप, जैसे कि अभी आपको मैं बोलूँगी आप हाई जंप कर सकते हैं, धीरे धीरे आप मेरे से ज़्यादा बड़ा जंप कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके अंदर एनर्जी कम होती जाएगी। उसी प्रकार नदियों में भी यही रहता है। नदियाँ जब निकलती है अपने फ्लो में तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रवाह कम होता है और वो नए नए तंत्रों में बढ़ जाती है, और उसकी वजह से टिल एंड अलग अलग स्थलाकृतियों के बाद ये समुद्र में जाके समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जो ये इनका रेखीय प्रवाह है, जो घाटियों में बहती है नदियाँ, इनसे क्या होता है कि ये अलग अलग शेप बनाती है और अलग अलग आकृतियों का निर्माण करती है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों का आक्रामक युवावस्था से संबंधित है, क्योंकि प्रवाहित जल क्या होता है, एक तेज गति से एक आक्रामक अवस्था होगी, क्योंकि ये नवीन अवस्था होगी, नदियां अपने फुल्ली फ्लो में होगी। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तो वही निक्षेपण का मतलब अब आपको पता हो गया होगा कि निक्षेपण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। तो जैसे ही अपरदन की प्रक्रिया धीमी होती जाती है तो वो ढाल जैसे ही उसका जल धीमा हो जाता है, यहाँ से वो क्या करेगी, जैसे मलबा यहाँ से नदी ने उठाया और नदी का बहाव कम हो गया तो धीरे धीरे ये क्या करेगी, निक्षेपण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। निक्षेपण का मतलब सिंपल सा है, इकट्ठा करना शुरू कर देगी। तो ये निक्षेपण आरंभ हो जाता है। तेज ढाल से बहती हुई नदियां क्या करेगी, निक्षेपित भू आकृतियां बनाएगी। तो यहीं से ये नदियां बहाव से लेके आएगी और ये निक्षेपण की भूमिका निभाएगी, लेकिन ये नदियों के माध्यम धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तो इनका जो ढाल होता है, ये जहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप में तो ये बहुत फ्लो में बहेगी, लेकिन वहाँ पे स्थलाकृतियों को क्या करेगी, एक नया शेप दे देगी। लेकिन ये निक्षेपण की प्रक्रिया नीचे मंद ढालों में आके करना शुरू कर देगी, उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देगी। तो अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं में काफ़ी सारी स्थलाकृतियाँ बन जाती है। यही चीज़ ये यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी का तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। तो यही है कि जब जल का ढाल मंद होता जाएगा, निक्षेपण होगा, और लगातार अपरदन के कारण नदी का तल क्या होता जाएगा, समतल होना शुरू हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप पहाड़े और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल सा है, यहाँ पे इरोजन, बार बार इरोजन होगा, इरोजन होने से वो मलबा, और जैसे जैसे ढाल कम होगा
बाद निक्षेपण होना शुरू हो जाएगा और जो भी पर्वत है, पठार है, उनकी न्यूनता होनी शुरू हो जाएगी और वो एक समतल मैदान में भाग ले लेगी। तो ये समतल मैदान का जब रूप लेती है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 10 दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप प्लीज ये माइंडसेट करिए, ज्योग्राफिकल ये जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे हो रही है, पर्टिकुलर एक इसका काल का पीरियड्स होता है और टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही ये काम करती है। हमारे सोचने से, हमारे टाइम से बहुत आगे की ये प्रोसेसिंग है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। आज जितनी भी आप पहाड़ियाँ या जितनी भी आकृतियाँ आप देख रहे हैं, ये 1 या 2 साल की प्रक्रिया नहीं है, बहुत सालों की ये प्रक्रिया है। तो प्लीज़ ये माइंडसेट करके चलिएगा कि ये कॉन्सेप्ट बनने में बहुत एक लंबा समय चलता है। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? देखिए, संपूर्ण निम्नीकरण भी संभव हो सकता है क्योंकि उसी से मैदानों का निर्माण होता है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझे, एक कालक्रम को समझे, सबसे ऊंचावच वाले जो भी क्षेत्र होंगे उनका पूर्ण निम्नीकरण का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा पर्वत है और उसका एक समतल मैदान बनना संभव है क्या? नहीं। उससे बाद पहले वो बनेगा पठार, पठार यानी उसका समतल रूप बनेगा, ऊंचाई उसकी रहेगी, पूर्ण निम्नीकरण संभव नहीं है। स्थलगत प्रवाह परत अपरदन के कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल के द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तुंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं और यही सरिताएं धीरे धीरे लंबी विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। तो जो स्थलगत प्रवाह है, जो भी हमारे स्थल में चलने वाला प्रवाह है, ये धरातल की अनियमितताओं, जैसे कि कहाँ पे आपको पर्वत दिख रहा है, कहीं पे आपको अलग ढाले, नदी का एक नियम या एक जल का एक प्रवाह आप समझिएगा, जल को जहां पे जगह मिलेगी वो वहां पे फ्लो करेगा। अगर किसी क्षेत्र में आप एक जल को फ्लो करवाते हैं और उस जगह आप 5-10 नाले बनाए तो वो 5-10 नालों में जितना उसकी पानी की कैपेसिटी होगी वो सब नालों तक जाएगा। तो यही कारण यहाँ ये होता है कि अलग अलग नलिकाओं में विस्तृत हो जाती है, जिससे अलग अलग अवनलिकाएं बनना शुरू हो जाती है। इन अवनलिकाओं के कालांतर में अधिकतर गहराई, चौड़ाई तथा लंबी है, विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बना लेती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताओं जैसे कि जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है। मध्यम अवस्थाओं में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों के पार्श्व अपरदन अधिक होता है। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में उसका फ्लो ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे ये घाटियों में प्रवेश जब करती है तो इसकी एक धीमा कटाव करना शुरू करती है और उसी के साथ कालांतर में घाटियों के किनारों के ढाल मंद होते जाते हैं। इसी कारण अपवा बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते। अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है और यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। तो ये जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मोनाडनॉक से आप क्या समझते हैं या ये किसे कहते हैं, तो ये आप प्लीज अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। एक प्रक्रिया है जब नदियाँ क्या करती है, ऊंचावच का देखिए, अगर जब नदियों का प्रवेश जब शुरू होता है तो उसका एक पहला फ्लो रहता है बहुत तेज गति से, धीरे धीरे ये मंद अवस्था में जब आती है, मध्यम अवस्था में, तो ये क्या करेगी, एक धीमा कटाव करना शुरू करेगी। उससे क्या होगा, अपवा बेसिन से जो भी विभाजक होगा उसमें ये पूर्णतः समतल नहीं होती है, अंततः धीमे धीमे ऊंचावच का निर्माण होता है और ये अवरोधी चट्टानों की अवशेष दिखाई देते हैं, यानी अवरोध उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ये मोनाडॉक कहते हैं। चट्टानों में जो भी अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि मध्यम अवस्था में जब नदी होती है या मध्यम अवस्था में जब अपरदन शुरू होता है तो एक धीमी गति प्रक्रिया रहती है, उसमें चट्टानों की स्थिति ऊंचावच का निर्माण होता है और ऊंचावच में आते हुए ये एक अवरोधी चट्टानों का अवशेष यहाँ पे इकट्ठा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनाडनॉक कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समपर्याय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो जो भी अवस्थाएं हैं उससे स्थल रूप कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल है, यूथ जो हमारी युवा अवस्था है वो कैसे कार्य करती है, इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और मध्यम अवस्था, इसकी वृद्धा अवस्था कैसी रहती है, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये बेस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। अब हम अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।